बात है 16 जनवरी 2024 की। दिन था मंगलवार, रात के 8:30 बजे। जापान के टोक्यो शहर का रहने वाला ताकाहाशी इचिरो अपने काम से घर लौटा था। उसने अपनी गाड़ी घर के सामने ही लगा दी। गाड़ी से बाहर आकर उसने देखा कि उसके पिता की कार भी वहीं खड़ी थी। सुबह उसके पिता ने कहा था कि वह कार को धुलवाने ले जाएंगे, लेकिन कार तो वैसे ही खड़ी थी। इचिरो ने सोचा शायद उसके पिता भूल गए होंगे, इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि इस समय उसकी माँ फर्स्ट फ्लोर पर खाना बना रही होती हैं, जिसकी आवाज़ वह नीचे कॉरिडोर तक सुन सकता था। लेकिन इस समय असामान्य रूप से शांति छा रखी थी। उसने दरवाजे पर कोट डाला और घर के अंदर गया। वह अपने जूते खोलकर उतारने ही लगा कि उसने फर्श पर खून के धब्बे देखे। उसे अब किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। वह तेजी से और अंदर गया। उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं की। उसे घर में और भी खून के धब्बे दिखे। उसने पूरे घर में ढूंढा, पर उसके पेरेंट्स नहीं मिले। इचिरो ने अपने पिता के बार में भी फ़ोन किया। उसके पिता एक बार के मालिक थे, लेकिन वहां कॉल करने पर उसे पता चला कि उसके पिता उस दिन बार आए ही नहीं थे। घबराए हुए इचिरो ने अपनी सिस्टर को कॉल किया, लेकिन उसने भी कहा कि उस दिन उसने उन्हें देखा ही नहीं। इचिरो को लगा कि उसके पेरेंट्स को किडनैप तो नहीं कर लिया गया। उसने पुलिस को कॉल किया। उस वक्त समय था 8:50। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां आ पहुंची और उस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया गया। इचिरो ने यह बयान दिया कि आज सुबह 8 बजे जब वह काम पर गया तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब वह रात 8:30 बजे घर वापस आया तो देखा कि उसके माता पिता मिसिंग हैं। घर में कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था। सारी चीजें अपनी जगह पर थी, बस उसके माता पिता के फ़ोन नहीं मिल रहे थे। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि फ़ोन की आखिरी लोकेशन इसी घर की थी। आखिरकार पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि उनका किडनैप हुआ है। पुलिस ने जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला घटना वाले दिन दोपहर 1 बजे इचिरो के पिता ताकाहाशी तोकुहिरो बाहर गए थे, पर आधे घंटे बाद ही लौट आए थे। इचिरो की मां ताकाहाशी निशिमी शाम 4:30 बजे वापस लौट आई थी। वह सुबह ही कहीं काम से गई थी। उसके बाद उन दोनों में से कोई नहीं दिखा। पड़ोसियों से पूछने पर उन्होंने भी कहा कि 4:30 बजे के बाद उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं। अब बात करें इचिरो के माता पिता के बारे में, तो इचिरो के पिता की उम्र 55 साल की थी। वो निशाई स्टेशन के पास एक बार चलाते थे। उन्हें इस काम को करते हुए 20 साल हो गए थे। उस एरिया में और भी बार्स और क्लब्स थे। सभी मिस्टर तोकुहिरो को अच्छे से जानते थे। उनका बार ज़्यादा बड़ा नहीं था। वे एक बहुत अच्छे स्वभाव के मालिक थे। बार के अलावा उनको कारों का भी शौक था। दोनों ही कारें उन्होंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट की थी। इचिरो की मां ताकाहाशी निशिमी 52 साल की हाउसवाइफ थी। वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन पड़ोसियों के मुताबिक वो एक नेक दिल और दयालु महिला थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अच्छे लोगों का दुश्मन कौन हो सकता है। किसी ने पुलिस को बताया कि इचिरो का अपने पेरेंट्स के साथ पैसों को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ था। इचिरो ने अपने पिता से उधार लिया था। हो सकता है इचिरो का इसी बात पर माता पिता से झगड़ा हो गया हो और उसने इसी बात को लेकर अपने माता पिता को मार डाला हो। पुलिस ने जब इस बारे में उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि हाँ, उसने अपने पिता से उधार तो लिया है और उसने ये उधार सेंजू मिदोरो में घर खरीदने के लिए लिया था। उसने अपने पिता से $5 लाख उधार लिए थे, लेकिन उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। वह पैसों के लिए उन्हें नहीं मार सकता। इचिरो के ऑफिस में पता किया तो सभी ने कहा कि घटना वाले दिन इचिरो पूरा टाइम ऑफिस में ही था। केस जहां से शुरू हुआ था फिर वहीं आ पहुंचा। पुलिस ने जब दूसरे दिन दोबारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पाया कि घटना वाले दिन सुबह इचिरो के घर के आसपास मास्क पहने 2 लोग दिखाई दिए थे। इसके बाद वह शाम को फिर दिखाई दिए। जाते वक्त उन्होंने ट्रैश कैन में कुछ फेंका था। पुलिस को ट्रैश कैन में से खून से सने कपड़े मिले। उन कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस को लगा कि हो सकता है उनकी हत्या उनके घर में ही हो गई हो। घर के पीछे गार्डन की खुदाई में कुछ नहीं मिला। खोजी कुत्ते भी लाए गए। घर के हर कोने की बारीकी से जांच हो रही थी। तभी उन्हें घर से एक अजीब स्मेल आने लगी। वह बदबू स्टोर रूम के फ्लोर से आ रही थी। जब फ्लोर बोर्ड को उठाया गया तो उसके नीचे 2 बड़े बैग्स थे और जब उन्हें खोला गया तो उसमें मिस्टर ताकाहाशी और उनकी वाइफ की डेड बॉडीज थी। दोनों के शरीर पर मल्टीपल स्टैबिंग के निशान थे। इचिरो को आशा थी
कि उसके माता पिता शायद जीवित हो, पर यह सब देखकर वह टूट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि मिस्टर ताकाहाशी पर 10 से ज़्यादा चाकू के घाव थे, जबकि मिसेस ताकाहाशी पर भी 8 वार किए गए थे और उन्हें 16 जनवरी यानी उनके गायब होने वाले दिन ही मारा गया था। इचिरो ने अपनी जॉब छोड़ दी। वह अपने माता पिता के हत्यारे को खोजना चाहता था। तब तक फॉरेंसिक जांच के लिए जो खून से सने कपड़े भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट भी आ गई। जांच में पाया गया कि कपड़ों पर लगा खून मिस्टर एंड मिसेस ताकाहाशी का ही था। सीसीटीवी में जो कपल दिखाई दे रहे थे, उनकी फोटो का प्रिंट आउट निकालकर लोगों को दिखाया गया। जब इचिरो ने ये फोटो देखी तो वह तुरंत उस लड़की को पहचान गया। हालांकि दोनों ने मास्क पहने हुए थे और फोटो भी क्लियर नहीं थी, लेकिन इचिरो ने तभी भी उसे पहचान लिया। वह इचिरो की एक्स गर्लफ्रेंड हेजल एन डिसा मोरेल्स थी, जो फिलीपींस से थी लेकिन जापानीज बहुत फ्लुएंटली बोल लेती थी। तभी इचिरो को ध्यान आया कि घटना वाले दिन मोरेल्स ने उसे कॉल किया था। इचिरो और मोरेल्स का ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था, इसलिए इचिरो को उसकी कॉल आने पर बहुत हैरानी हुई। मोरेल्स ने इचिरो से कहा कि क्या वे फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन इचिरो ने मना कर दिया। उसने कहा कि हम फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। यह सुनकर मोरेल्स ने कॉल काट दी। शाम को 5 बजे इचिरो ने मोरेल्स को कॉल किया, लेकिन मोरेल्स ने कॉल पिक नहीं की और एक टेक्स्ट मैसेज किया, इट्स ओवर। इचिरो ने बताया कि 3 साल पहले वह मोरेल्स से मिला था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों में प्यार हो गया, लेकिन मोरेल्स हमेशा उससे पैसे उधार मांगती रहती थी। वह कहती थी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। इचिरो हमेशा उसकी मदद करता। इचिरो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने भी ले गया, लेकिन जब इचिरो ने मोरेल्स से शादी के लिए कहा तो उसके पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया। उसके पेरेंट्स को पता चल गया था कि मोरेल्स ने इचिरो से $828 उधार ले रखे हैं और वो हमेशा इचिरो से पैसे मांगती रहती है। इचिरो की मां ने कहा कि मोरेल्स उसके बेटे के पैसे वापस कर दे। इचिरो के पेरेंट्स इस शादी के सख्त खिलाफ थे, तो इचिरो को भी पीछे हटना पड़ा। मोरेल्स इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहती थी, पर उसने उधार के पैसे लौटाने से मना कर दिया। इचिरो ने सोचा भी नहीं था कि मोरेल्स उससे इस बात का ऐसे बदला लेगी। उसके पेरेंट्स को मोरेल्स ठीक लड़की नहीं लगती थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी थी। जांच में पता चला कि मोरेल्स का घर इचिरो के घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था, यानी सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर। लेकिन जब पुलिस उसे अरेस्ट करने उसके अपार्टमेंट पहुंची, मोरेल्स वहां से पहले ही गायब हो चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गई। मोरेल के फ्रेंड्स ने बताया कि 17 जनवरी 2024 की शाम उन्होंने मोरेल्स को एक कन्वीनियंस स्टोर पर देखा था। वह वहां एक शेल्फ से ढेर सारी बैंडेजेस इकट्ठा कर रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी, बैंडेज बैंडेज बैंडेज। उसने मोरेल से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। आखिरकार पुलिस ने मोरेल्स को ढूंढ ही लिया। वह फुकुशिमा प्रेफेक्चर सिटी में एक लॉज में छुपी थी। 19 जनवरी 2024 की सुबह मोरेल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने पूछा कि घटना वाले दिन वो कहाँ थी, तो उसने कहा वो फिलीपींस में एक दोस्त की हेल्प कर रही थी घर ढूंढने में। उसने घटना में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। अब पुलिस को उस दूसरे आदमी को ढूंढना था जो उस दिन मोरेल्स के साथ था। 21 जनवरी 2024 को उस व्यक्ति का भी पता लगा लिया गया जिसने मोरेल्स का साथ दिया था। घटना वाले दिन उसने रात 10:20 पर कन्वीनियंस स्टोर से 3 बियर कैन खरीदी थी। उसने वैसे ही टोपी और मास्क लगा रखा था जैसे इचिरो के घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। उसने अपने दाहिने हाथ पर पट्टी बांध रखी थी। उसकी पहचान फिलीपींस के ब्रायन जेफरसन लिंग डेला क्रूज के रूप में हुई थी। उसकी उम्र 34 साल थी। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। डेला क्रूज ज्यादा देर पुलिस के सामने टिक न सका। उसने मान लिया कि उसने और मोरेल्स ने ही घटना को अंजाम दिया था। उसके अनुसार वो और मोरेल्स बचपन के साथी थे। 2023 से वह जापान की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए टेक्निकल इंटर्न काम कर रहा था और एक अपार्टमेंट में अकेला रह रहा था। यह सारा प्लान मोरेल्स का ही था। वो ताकाहाशी को जानता तक नहीं था। घटना की सुबह 8 बजे वह और मोरेल्स यानी इचिरो के जाते ही वह दोनों घर में घुस गए और वहीं घर में छिप गए। अब क्योंकि मोरेल्स पहले यहाँ आ चुकी थी इचिरो के साथ, तो वह दरवाज़ा खोलने का कोड जानती थी। दोपहर 1 बजे मिस्टर ताकाहाशी आधे घंटे के लिए कहीं गए थे। जब मिस्टर ताकाहाशी घर वापस आए तो उन दोनों ने उन पर वार कर दिया। मिस्टर ताकाहाशी की डेथ हो गई थी। फिर 4:30 बजे मिसेस ताकाहाशी घर वापस आई तो उन दोनों ने उन पर भी हमला कर दिया।
उन पर चाकुओं से वार करते रहे जब तक कि वह मर नहीं गई। उसी दोपहर इचिरो को कॉल भी आया, पर मोरेल्स ने फोन पिक नहीं किया क्योंकि वे उस समय उन दोनों की डेड बॉडीज को ठिकाने लगा रहे थे। उन दोनों ने मिस्टर एंड मिसेस ताकाहाशी की डेड बॉडीज को एक बड़े से प्लास्टिक बैग में बांधकर फर्स्ट फ्लोर पर स्टोरेज में फ्लोर के नीचे दबा दिया। 5:30 बजे जब वो लोग निपट गए तो मोरेल्स ने इचिरो को टेक्स्ट मैसेज किया कि इट्स ओवर। इचिरो को तो आइडिया भी नहीं था कि इस मैसेज का मतलब असलियत में क्या है। उन दोनों ने अपने खून से सने कपड़े वहीं एक ट्रैश बिन में फेंक दिए, जिसे पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब सुबह ही दोनों घर में घुस गए थे तो उन्होंने इतना वेट क्यों किया दोनों को मारने में। पर डेला क्रूज और मोरेल्स ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद मोरेल्स ने अपने अपार्टमेंट को छोड़ दिया और एक लॉज में छिप गई। डेला क्रूज के हाथ पर भी इंजरीज हो गई थी क्योंकि मिस्टर ताकाहाशी ने मरने से पहले स्ट्रगल किया था, जिससे चाकू डेला क्रूज के हाथ पर भी लग गया था। पर उसकी हिम्मत हॉस्पिटल जाने की नहीं हुई। डेला क्रूज कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो था नहीं, वह थोड़ा केयरलेस हो गया और बियर लेने स्टोर पर चला गया। अब आते हैं मेन किरदार मोरेल्स पर। नवंबर 2017 में मोरेल्स फिलीपींस से जापान आई थी। उस समय वह 23 साल की थी। वह सुंदर तो थी ही, तो उसे एक बार में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। मोरेल्स का वीज़ा ख़त्म हो जाता और उसे वापस फिलीपींस जाना ही पड़ता, तो उसने बार के मालिक के बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया। वह उससे शादी करना चाहती थी, हमेशा के लिए जापान में सेटल हो जाने के लिए। लेकिन मोरेल्स यही नहीं रुकी। उसने बार में आने वाले एक 58 साल के आदमी को फंसाया। वह बहुत अमीर था। मोरेल्स उसे खुद ड्रिंक्स सर्व करती। वो आदमी मोरेल्स को खूब घुमाता फिराता, महंगे गिफ्ट देता। लेकिन एक दिन उसे मोरेल्स की असलियत पता चल गई और उसने भी उसे छोड़ दिया। उसके बाद मोरेल्स पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस बार में वो काम करती थी वह बंद हो गया। उस समय मोरेल्स प्रेग्नेंट भी थी और ये बच्चा बार के मालिक के लड़के का ही था, लेकिन उसने उसे अपनाने से मना कर दिया। मोरेल्स अपने बच्चे के साथ जुनास आ गई। 2021 में मोरेल्स इचिरो से मिली। इचिरो बहुत स्मार्ट, खुश रहने वाला और एक बहुत उदार व्यक्ति था। वह हमेशा इचिरो से पैसे मांगती रहती थी और इचिरो भी खुशी खुशी उसकी हेल्प कर देता था और पैसे भी वापस नहीं मांगता था। वह इचिरो से शादी करना चाहती थी ताकि उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मोरेल्स से शादी करने से मना कर दिया, इसलिए वह उन दोनों से बदला लेना चाहती थी। जांच में डेला क्रूज और मोरेल्स को दोषी पाया गया। दोनों ने अपनी देश की छवि को खराब किया था, तो फिलीपींस के लोगों में भी इन दोनों के प्रति गुस्सा था। फिलहाल मोरेल्स और क्रूज अभी जेल में ही हैं। अभी इस केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें कि उन दोनों को इस क्राइम के लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।